गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है और आज आप सीखेंगे 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 और जिसके अधीन है समष्टिगत अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति तथा उससे संबंधित धारणाएं। ये हमारे लेसन का नाम है और उसकी फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे समग्र मांग या कुल मांग। समग्र मांग या कुल मांग क्या होती है, सबसे पहले ये जानेंगे हम, क्योंकि आपने पहले जाना व्यक्तिगत समाजशास्त्र में मांग के बारे में जाना था। आज हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में जानते हैं। तो समग्र मांग से हमारा अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तुओं सेवाओं की समग्र मांग से है। तो हमारा जो समग्र मांग या कुल मांग है, इसका अर्थ क्या है? इसको आप समग्र मांग भी कह सकते हैं, कुल मांग भी कह सकते हैं। से अभिप्राय समग्र मांग समग्र मांग से हमारा अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि में लेखा वर्ष बताया आपको पहले भी ऑलरेडी लेखा वर्ष से जानते हैं। 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक को हम लेखा वर्ष कहते हैं। सभी लेखा वर्ष की अवधि में सभी और सेवाओं की कुल मांग से आपको समझ में आ गया होगा कि एक लेखा वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी गई हैं उन सभी का टोटल जोड़ को हम कहते हैं। तो इसमें सामान्य दृष्टिकोण और केंद्रीय दो दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले सामान्य दृष्टिकोण की बात करें हम। सामान्य दृष्टिकोण में कुल मांग क्या होती है कि ये नीचे की ढलान वाली मांग होकर होती है। सामान्य दृष्टिकोण में नीचे की और ढलान वाली। तो स्टूडेंट्स, आपने व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में देखा था कि मांग वक्र हमारी ये थी, क्योंकि यहां वस्तु की कीमत थी, प्राइस, जो भी आपकी एक्स वस्तु है, और ये आपकी मात्रा थी, क्वांटिटी थी। तो ये आपकी इसके अगला संबंध था इस प्रकार का। तो इस प्रकार की आपकी डिमांड वक्र व्यष्टिगत कौन से शास्त्र में था आपका? व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में। लेकिन हम यहां दिन किसका करें? समष्टिगत अर्थशास्त्र में। समष्टिगत अर्थशास्त्र में और इसमें कोई फर्क नहीं है मांग वक्र में। सिर्फ फर्क यह है कि यह एक्स वस्तु की कीमत थी, यहां सामान्य कीमत आ जाएगी। सामान्य कीमत किसी एक विशेष वस्तु की ना होकर के सामान्य कीमत यहां यूज होगी, जबकि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में किसी एक वस्तु की, विशेष वस्तु की कीमत थी वहां पर। तो यहां और इसमें दोनों में ये फर्क है। इसमें आपको समझ में आ गया, सेम टू सेम है। व्यष्टिगत शास्त्र में आपका यहां आपने लिखना था वो किसी एक कोई भी वस्तु जो आप विशेष वस्तु कीमत थी, यहाँ पर सामान्य कीमत 70 है, और यहाँ आपके नीचे कोई भी जो वस्तु है उसकी क्वांटिटी है। तो आपको मेरे ख्याल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो
सामान्य दृष्टिकोण है उसमें डिमांड वक्र है वो आपका ऊपर से नीचे से होता है। बस फर्क ये होता है कि हम एसटीएस में डीडी लिख देते हैं और उसमें एडी लिखते हैं, एग्रीगेट डिमांड। इसमें हम एडी लिखते हैं। तो मेरे ख्याल में आपका सामान्य दृष्टिकोण समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा केन्जियन। केन्जियन ऊपर की और ये क्या करता है, केन्जियन कहता है कि ऊपर की ओर ढाल वाली एडी वक्र, ऊपर की ओर ढलान वाली एडी एग्रीगेट डिमांड। जो सामान्य दृष्टिकोण है वो कहता है ऊपर से नीचे की, और केन्जियन कहते हैं कि ये ऊपर वाले ढलान यानी ये इस प्रकार की मांग होकर है। तो इस प्रकार की मांग होकर कैसे है, क्यों है, तो ये हम आपको बताते दें। केन्जियन दृष्टिकोण में समग्र मांग एडी का संबंध आय के साथ स्थापित किया गया है। किसके साथ किया गया है? आय के साथ। इन्होंने यहां आय ली है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, और इधर इन्होंने कीमत की बजाय एग्रीगेटेड डिमांड ली है। तो एग्रीगेट डिमांड इस रेखा पर ली है, तो एडी रेखा केन्जियन के अनुसार इस प्रकार की होगी आपकी। तो ये क्यों होगी? क्योंकि जो जो इनकम या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा आपकी आय बढ़ेगी। जो आपकी इनकम या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा आपकी एग्रीगेट डिमांड है जो मार्केट की वो सारी की सारी बढ़ेगी। और यदि इसके अलावा यहां थी ये बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का, आय का और एग्रीगेट डिमांड का जो संबंध है वो आपका संबंध, इन दोनों का जो संबंध है वो धनात्मक संबंध है, जबकि कीमत के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। फर्क बस ये है कि इसने केन्जियन ने आय के साथ संबंध किया है, जबकि सामान्य दृष्टिकोण में कीमत के साथ संबंध था। कीमत का हमेशा मांग वक्र के साथ उल्टा संबंध होता है, जबकि आय के साथ बढ़ता है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो जो आय बढ़ेगी मांग बढ़ेगी, चाहे वो एग्रीगेट हो चाहे वो किसी व्यक्ति की हो। और जो जो ही आपकी कीमत बढ़ेगी आपकी मांग है वो घटेगी, कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी। दोनों में सीधी सी बात है। सीधी सी बात है कि जो सामान्य दृष्टिकोण था उसमें कीमत के साथ संबंध होने के कारण जो हमारा मांग वक्र था वो नीचे की ओर ढलान था, जबकि यहाँ हमारा ढलान ऊपर की ओर क्यों गया? क्योंकि आय के साथ संबंध है। तो इस प्रकार इसके साथ संबंध था। इसके बाद हम आगे चलते हैं एग्रीगेट डिमांड के माप। एग्रीगेट समग्र मांग या कुल मांग के कौन कौन सी माप कौन कौन सी है? लोग वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु और सेवाओं पर लोग कितना खर्च करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया समग्र व्यय ही एक अवस्था में समग्र एडी का मापक होता है। क्योंकि आपको पता है कि समग्र अवस्था में जितना लोग वस्तुओं पर खर्च करेंगे, सेवाओं पर खर्च करेंगे, दूसरी तरफ दूसरे लोगों की वह आय का होगा। तो यानी कहने का मतलब है समग्र अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र व्यय एक ही बराबर होते हैं, क्योंकि जो व्यय होता है वही दूसरे लोगों का आय होता है। यदि व्यय द्वारा मांग को मापा जाता है तो अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले समग्र व्यय द्वारा उस अर्थव्यवस्था की समग्र माप को मापा जाएगा। अतएव
समग्र मांग के घटक इस प्रकार हैं। एडी बराबर सी जमा में आई। यहां सी क्या है आपका? सी है आपका उपभोग, और आई क्या है आपका? निवेश। जो लोग खर्च करेंगे, मांग किसके हिसाब से होगी? मांग बाजार में किसके हिसाब से होगी? जितना लोगों को खर्च करना है और जितना लोगों को निवेश करना है, निवेश पर व्यय करना है, उपभोग पर व्यय करना है। उपभोग पर व्यय और निवेश पर व्यय दोनों को जोड़ के हम एग्रीगेट डिमांड होती है, क्योंकि दोनों का कुल व्यय को भी हम कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग उपभोग और निवेश से है। समग्र, यदि हम खुली अर्थव्यवस्था में बात करें तो इसमें हमें दो चीज और जोड़नी पड़ेगी। ये तो था बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब पूरी विषयों के साथ। खुली अर्थव्यवस्था में सी तो होगा, आई भी होगा, जमा में जी गवर्नमेंट का व्यय भी होगा, और जमा में एक्स घटा एम निर्यात घटा आयत। इन चारों चीजों को जोड़ेंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में विदेशों और से आयत और निर्यात का जो अंतर है उसको भी जोड़ते हैं। यानी समग्र मांग वह है जिसमें दी हुई अवधि और दिए हुए आयत मानचित्र परिवार, फर्म, सरकार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो खर्च करने के लिए तैयार है उसको हम समग्र मांग कहेंगे। इन चीजों पर, उपभोग पर, इन्वेस्टमेंट पर, सरकार और आयत निर्यात पर जो खर्च करने के लिए तैयार है उसको कहेंगे। यदि हम बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो सिर्फ एडी का मतलब इन दोनों से ही है, बंद अर्थव्यवस्था। तो हम बात करते हैं आगे मांग फलन की। तो मांग फलन कौन सा है? एडी का मांग फलन, समग्र मांग का मांग फलन हुआ ए जमा है सी। मांग फलन का व्यवहार क्या है? मांग फलन का व्यवहार मांग फलन का व्यवहार, मांग फलन का व्यवहार क्या है? आय के शून्य होने पर भी समग्र मांग का न्यूनतम स्तर सदैव बना रहता है। आपने पता है कि मांग फल चाहे आपका कुछ भी हो, आपकी आय कुछ भी हो, लेकिन आपकी ये जरूर रहेगी मांग सतत, कम से कम मांग जरूर रहेगी आपकी, क्योंकि आदमी को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। इसलिए वो मांग जीरो कभी नहीं, शून्य कभी भी नहीं होगी, कुछ न कुछ अवश्य एक स्तर अवश्य बना रहेगा। चाहे वो उधार लेके खाए, चाहे वो अपनी पुरानी सेविंग में से खाए, किसी या ऋण लेके खाए, या किसी भी मांग के खाए, किसी भी प्रकार का, इसलिए उसका एक मांग का स्तर लेवल हमेशा बना रहता है। कभी भी अर्थव्यवस्था शून्य मांग नहीं हो सकती, क्योंकि जरूरतमंद वस्तुओं की जरूर ही वह यूज उपभोग वस्तुओं की डिमांड करता है। इसका कारण यह कि जीवित रहने के लिए हमें भोजन आदि अनिवार्य वस्तुओं की मांग अवश्य करनी पड़ती है। इस मांग को पूरा करने के लिए आय के अभाव में दूसरों से उधार लेना पड़ता है या फिर पिछली बचत को खर्च करना पड़ता है। नंबर 2, जब आय बढ़ती है तो मांग में भी वृद्धि होती है, परंतु आय के एक स्तर के बाद लोग अपनी आय के कुछ भाग को बचत करने लगते हैं, इसलिए आय की तुलना में व्यय दर कम हो जाती है। आय के होने वाली वृद्धि की दर व्यय में होने वाली वृद्धि की दर से अधिक होती है। कहने का मतलब है कि जो आपकी ये वृद्धि दर है, ये आय की दर वाई जिसका बोलते हैं, ये आपकी ज्यादा होती है वाई, और जो आपकी व्यय है एडी है, ये पहले से ज्यादा होती है, लेकिन जो जो हम बढ़ते जाती है कम होती जाती है और आय से कम होती है। एग्रीगेट डिमांड होती है ये कम होती है इससे, क्योंकि ये आय जो जरूरत है उसकी ये पूरी हो जाती है एक बार। जो जो आपकी बढ़ती जाएंगी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, फिर उसको व्यय पर खर्च करना, उसका व्यय पर खर्च करना उसका, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड है, टोटल कुल व्यय भी है, कुल व्यय के बराबर है। ये जो एडी है कुल व्यय के
बराबर है तो कुल व्यय जो जो कम जो मांग हमारी ज्यादा होती जाएगी, जो जो हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी, मांग कम होती जाएगी, लेकिन आय हमारी बढ़ती ही जाएगी। तो पहले आय शून्य हो सकती है, लेकिन कुल मांग शून्य नहीं हो सकती। हम इसको एक तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं। तालिका के द्वारा समझेंगे हम आय ले लेते हैं और दूसरा हम एडी कुल मांग ले लेते हैं। तो इसमें तालिका में सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लिया 0 है और ये आपकी 20 है। तो जो जो आय, क्योंकि आय मैंने यहां 0 लिया है तो ये 0 है। 0 के बाद ये बढ़ती है आपकी 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और ये 50। इसी प्रकार फिर ये हमारी बढ़ती है 20, 25, 30, 35, 40, 45। एग्रीगेट डिमांड का क्योंकि शुरू में ही ये 20 है, 10, 20, 30, 40, 50। शुरू में ये 0 है क्योंकि मांग बाह्य आवक शून्य हो सकती है, आपकी इनकम कहीं से हो ना हो, लेकिन जो ही आपकी जो उत्पादन बढ़ा, आपकी आय बढ़ी, आय के साथ आपके खर्चे भी बढ़ने शुरू में खर्चे इतने तो आपकी एग्रीगेट डिमांड रहेगी चाहे, क्योंकि इस जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ आदमी को खान पान और उपभोग वस्तुओं के लिए चाहिए। दूसरा जो जो इनकम बढ़ती जाएगी, आपका व्यय उस दर की अपेक्षा कम होता जाएगा, ये आपका कम होता जाएगा, लेकिन एक विशेष दर पर जहां पर ये दोनों बराबर हैं, चालीस पर ये बराबर है तो 40 पर दोनों इकट्ठी हो जाएंगे। ये हो गया 40। तो ये 40 के ऊपर आपका संतुलन काटेंगे दोनों ये बिंदु जहां पर ये सब होंगी, इकट्ठी होंगी। तो इसके बाद जब आय शून्य है तो समग्र मांग 20 करोड़ है, यह मांग की न्यूनतम दर है। आय में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ समग्र मांग में वृद्धि होती है। आय के एक निश्चित बिंदु 40 करोड़ के बाद समग्र मांग और समग्र आय से अधिक होने लगती है। उदाहरण के लिए जब आय 50 करोड़ है तो मांग 45 करोड़ है, इस प्रकार आय बढ़ करके 60 करोड़ हो जाती है तो मांग भी 50 करोड़ रह जाती है, यानी जो बढ़ती रहती है कम रहती है। ये थे हमारे समग्र मांग। इसके बाद इसके समग्र मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं वे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता भी दिया है। समग्र मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, समग्र मांग का उपभोग व्यय जिसको आपका सरकारी समग्र मांग के घटक निर्धारित करता हूं, इनके बारे में हम पहले ही बात कर लिए। एडी बराबर आपका सी होगा आई जी एक्स माइनस। समग्र मांग है वो किस किस पर डिपेंड है? घरेलू उपभोग व्यय पर डिपेंड करती है, सरकारी उपभोग पर व्यय पर, निवेश पर और नेवल निर्यात पर। आयत और निर्यात और आयत का अंतर नेवल निर्यात पर डिपेंड करेगी। तो घरेलू उपभोग व्यय राष्ट्रीय व्यय में लोग अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि और वस्तुओं को खरीदने के लिए मुद्रा की राशि खर्च करते हैं, उसे घरेलू उपभोग कहते हैं। यानी सी है वो फंक्शन ऑफ आई, जो सी है किसके ऊपर डिपेंड करता है? सी किसके ऊपर डिपेंड करता है? फंक्शन ऑफ
वाई के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आय अधिक होगी उतना व्यय अधिक होगा। सरकारी उपभोग व्यय, मांग का दूसरा तत्व सरकारी द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाने वाला व्यय है। ये भी बहुत सी वस्तुओं की मांग की कई कारणों से होती है, जैसे सार्वजनिक हित के कारण सड़क, स्कूल, सफाई, बिजली आदि पर व्यवस्था, न्याय देने के लिए आदि पर किया गया खर्च को हम सरकारी उपभोग व्यय कहते हैं। तीसरा निवेश है। निवेश विक्रय उस व्यय से है जो पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों, कारखानों, मकानों आदि में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। निवेश या विक्रय पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली वृद्धि से है। और इसके बाद आपका जो अगला निर्यात है, निर्यात है, समग्र मांग का चौथा तत्व निर्यात है, जो आयात और निर्यात का अंतर है। अर्थव्यवस्था उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की विदेशी मांग का प्रतीक है। जो ये हमारा ये लास्ट ये देखो गवर्नमेंट का उपभोग हो गया, ये निवेश हो गया, ये हमारा जो लोगों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, भूमि पर, मकानों में वृद्धि से है, ये सरकार के कल्याणकारी कार्यों में खर्च से है, और ये निवल निर्यात से है। निवल जितना भी हमने देशों के देश विदेश के निवल निर्यात विदेशों के साथ हमने आयात किया है और निर्यात किया, उन दोनों का शुद्ध अंतर है वो भी है। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने देश से कितना आयात किया और किससे निर्यात किया। तो आज के लिए इतना ही काफी प्रिय छात्रों, क्योंकि आपने आज देखा होगा इसमें हम समग्र जो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र इसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति की बात है, तो हमने समग्र मांग की बात, आज की समग्र पूर्ति के बारे में हम कल फिर आपके साथ चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।